आप सभी का आपकी क्लास में स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 4 गति के नियम, इसमें कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि संवेग का जो मान होता है, वह संवेग में परिवर्तन जो होता है वो आवेग के बराबर होता है। कल हमने पढ़ा था आवेग बराबर, आवेग मतलब इम्पल्स बराबर संवेग में परिवर्तन। ठीक है ना। आवेग बराबर हमने क्या पढ़ा था कल? संवेग में परिवर्तन। यहां तक का अपन ने कल कर लिया था। ऐसे ही हुआ था। आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन या J बराबर डेल्टा T। ठीक है ना। संवेग में परिवर्तन की दर नहीं, इसको बोलते हैं बच्चों आवेग संवेग प्रमेय। क्या बोलते हैं इसको अपन? अगर आपको परीक्षा में आ जाए कि आवेग संवेग प्रमेय लिखो तो इसका मतलब क्या लिखना है आपको? ये नया नाम है, कई बार बच्चे को नहीं आता है, आज परीक्षा में आ जाती है। तो आपको आया आवेग संवेग प्रमेय लिखिए, तो आपको क्या लिखना है? आवेग संवेग प्रमेय के अनुसार किसी बल का आवेग वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर। ठीक है ना। दर नहीं बोलना है, सिर्फ क्या बोलना है? परिवर्तन। यहां तक हमने कल कर लिया था। फिर आज हम तृतीय नियम माने क्रिया प्रतिक्रिया नियम के उदाहरणों पर बात करेंगे। क्रिया प्रतिक्रिया नियम बच्चों, आपको परीक्षा में इन सब नियमों पर कोई उदाहरण आता है समझाने के लिए, इस उदाहरण को समझाइए। ठीक है ना। जैसे आपको आ गया कि बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर क्यों, या गोली मारने से कांच में छेद होता है, पत्थर मारने पर चटकता है, खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर खींचता है क्यों। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको आएंगे तो थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा उनको, है ना। आजकल क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी परीक्षा में आते हैं, उससे क्लियर होता है कि आप नियम कितना समझे। अगर आप उदाहरण को बता पाए, समझा पाए, तो उससे समझ में आ गया कि आप नियम समझ लिया। अगर आप उदाहरण को नहीं समझा पाए तो मतलब आपने नियम तो रटा है लेकिन उसका यूज पता नहीं है। तो इस क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर पहले मैं कुछ बातें आपको इस पर बोल दूं। मैं क्रिया प्रतिक्रिया नियम बोलूं या न्यूटन का तृतीय नियम बोलूं, बोथ आर सेम, दोनों बातें एक ही हैं। क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ पर बलों के लिए यूज किया गया है। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल जो होते हैं जे एक ही वस्तु पर कार्य नहीं करते अपितु। दूसरी बात, क्रिया प्रतिक्रिया नियम विराम और गतिशील दोनों वस्तुओं पर समान रूप में लागू होता है। माने चाहे वो गतिशील वस्तु हो और चाहे वो विराम वस्तु हो, दोनों वस्तुओं पर समान रूप से क्या होता है? लागू होता है। याद रहेगा सभी को। क्रिया प्रतिक्रिया नियम जो होता है ये चाहे कांटेक्ट फोर्स हो, जैसे कि हम यहाँ पढ़ते हैं, चाहे नॉन कांटेक्ट फोर्स हो। नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे कि आपने देखा होगा, मतलब पृथ्वी हमें खींचती है, ठीक है ना। तो अगर हम पृथ्वी से थोड़ा ऊपर है तब भी वो खींचती है। तो पृथ्वी रस्सी डाल के थोड़ी खींचती है कि कोई छड़ से खींचती है, डंडे से लंगड़ा बजा के खींचती है। तो कैसे खींचती है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, माने पृथ्वी हमारे ऊपर जो बल लगाती है वो कौन सा बल है? नॉन कांटेक्ट फोर्स, स्पर्शी बल। ठीक है ना। एक चुंबक को लोहा खींचता है या लोहे को चुंबक खींचता है, तो क्या वो रस्सी से खींचता है? कैसे खींचता है? इनविजिबल। कैसे खींचता है? हमें अगर किसी पर बल लगाना हो तो कांटेक्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। हम जो फोर्स लगाते हैं वो कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। हम बगैर छुए बल नहीं लगा सकते। हम इतने दूर से तुम्हें कुछ नहीं कटाई सिटाई कर सकते, पास में आना पड़ेगा तभी हो पाएगा। समझ आएगी ना बात। दूर या डंडा चाहिए, डंडा से धनाधन दें तो भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कांटेक्ट ना हो और आप पर बल लग जाए। हो सकता है ऐसा क्या? मतलब एक इंसान दूसरे इंसान पर बगैर
कांटेक्ट के फोर्स, तो फिर हम कौन सा फोर्स लगाते हैं? कांटेक्ट फोर्स। इसके लिए स्पर्श जरूरी है, तब बल लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युतीय फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, ये कौन से फोर्स हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। इनके लिए कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है। एक आवेश दूसरे आवेश को दूर से खींच लेता है, समझ आएगी ना बात? उसको रस्सी की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? सूर्य पृथ्वी को ऐसे ही खींच रहा है, तभी तो पृथ्वी चक्कर लगा रही है, आगे बढ़ेंगी। तो उसको खींचने की जरूरत रस्सी डाल के नहीं है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो सब पर, चाहे वो विद्युतीय बल हो, चुंबकीय बल हो, या हम जो कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं सामान्य बलों, सब पर ये लागू होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब इसके उदाहरणों पर बात करें, एक बात छूट गई है, वो मैं यहाँ पर थोड़े से बता दूं। F इक्वल टू एम ए, ये क्या है? न्यूटन का, यहां से m बराबर आएगा F बटा ए। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम जो द्रव्यमान निकालते हैं, मैं इसको अधिक रूप में लिख दूं, F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से m बराबर आएगा F बटा। तो ये जो द्रव्यमान निकला है, इसको हम जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। ये आप याद रखना। कौन सा द्रव्यमान बोलते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान कहलाते हैं। जड़त्व के नियम से निकला ना, तो नाम क्या है इसका? जड़त्वीय द्रव्यमान, ठीक है ना? तो आपसे कोई पूछे, दो प्रकार के द्रव्यमान होते हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान, एक होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान। एक कौन सा होता है? गुरुत्वीय, गुरुत्व के नियम से निकलेगा। एक कौन सा होता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम से अगर हम द्रव्यमान निकालते हैं, उसको कौन सा द्रव्यमान बोलते हैं? जड़त्वीय द्रव्यमान। ये बात वहां मिस हो गई थी, याद आई तो बता दी। क्रिया प्रतिक्रिया नियम में देखें, सबसे पहला नियम हमारे पास इसमें आता है, मनुष्य का जमीन पर चलना। मनुष्य जमीन पर चलता कैसे है? मनुष्य का जमीन पर चलना, पहली बात तो हम जमीन पर चल पाते हैं प्रतिक्रिया बल के कारण। क्यों चल पाते हैं? तो ये अगर मैं आपको उसकी छोटी छोटी बातों पर बता दूं, फिर मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि चलता कैसे है, ठीक है मनुष्य? तो बच्चों, हम शून्य आकाश में या पानी पर नहीं चल सकते, क्योंकि वहां पर हमें प्रतिक्रिया बल प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले कि हम हवा में क्यों नहीं चल सकते, शून्य आकाश में क्यों नहीं चल सकते, तो आंसर क्या देना है? क्योंकि वहां पर प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, ठीक है ना? अब जमीन पर हम चलते कैसे हैं? चलने के लिए हमारे लिए कैसे प्रतिक्रिया बल सहायक होता है, या चलते कैसे हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? जैसे जमीन है, जब हम जमीन पर चलते हैं तो अपने पैर के पंजे से जमीन को थोड़ा सा तिरछी दिशा में दबाते हैं। कहाँ दबाते हैं? थोड़ा सा। जब हम चलते हैं तो जमीन को पैर से कहाँ लगा दबाते हैं? थोड़ा सा। जैसे मैं ऐसे करूं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, तो मैं कैसे दबा रहा हूं इसको? वर्टिकल, सीधा। सीधा दबाओगे तो प्रतिक्रिया बल भी कैसा मिलेगा? सीधा मिलेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे करूं तो आगे बढ़ूंगा, कारण क्योंकि अब प्रतिक्रिया कैसी मिल रही है? तिरछी। जब मनुष्य जमीन पर चलता है तो पैर से तिरछी दिशा में एक फोर्स के द्वारा जमीन को दबाता है, तो जमीन से प्रतिक्रिया बल लगता है, जिसको अपन बोलेंगे आर। आर लगेगा। अब हमने तिरछी दिशा में दबाया था, तो आर भी कहां मिलेगा? तिरछी दिशा में। तो इसका होता है द्विविमीय वियोजन। एक मिलता है ऊर्ध्वाधर घटक, दूसरा मिलता है क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक भी हमारे भार को बैलेंस करता है, और क्षैतिज घटक एच हमें आगे बढ़ाता है। इस प्रकार हम जमीन पर चल पाते हैं। तो मनुष्य जमीन पर चलता कैसे, आपसे पूछा जाए कि इसको एक्सप्लेन करो, इसी का क्वेश्चन है कि मनुष्य जमीन पर चलता कैसे है, समझाइए। तो अपन क्या कहेंगे कि जब मनुष्य जमीन पर चलता है तो अपन पैर के पंजे से जमीन को तिरछी दिशा में दबाता है, जिस कारण प्रतिक्रिया बल आर प्राप्त होता है। आर के वियोजन से प्राप्त ऊर्ध्वाधर घटक उसके भार को बैलेंस करता है, और क्षैतिज घटक आगे के लिए गति प्रदान करता है। इस प्रकार जब तक एच मिलेगा तब तक मनुष्य चल पाएगा। समझ आएगी ना बात? तो किस कारण से चल पाया? प्रतिक्रिया बल के कारण। किस कारण चल पाया? दूसरा हमारे पास आता है, ऐसी कोई घोड़ा गाड़ी का पूछते कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच ले जाता है। समझेगा ना? गाड़ी ने घोड़े पर लगाया, घोड़े ने गाड़ी पर, दोनों जीरो हो गए, लेकिन फिर वो खींच कैसे ले जाता है?
तो जब घोड़ा जमीन को तिरछी दिशा में दबाता है कैसे, पैर से, तो उसके यही काम होगा, एक आर मिलेगा, आर का एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक, एक होगा क्षैतिज। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको भार को बैलेंस करेगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, आगे की ओर गति देगा। ठीक है ना। अगला हमारे पास आता है कि नाव से कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर क्यों चली जाती है, बताओ मुझे। किनारे पर, नाव से किनारे पर कूदते हैं, किनारे पर कूदने पर नाव कहां हटती है, नाव पीछे हटती है। क्यों हटती है बताओ मुझे, क्यों हटती है। अपन ने पैर से नाव को कहां दबाया, तिरछी दिशा में, तिरछी ऐसे दबाएंगे ना तब तो हमें आगे के लिए क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया। तो हमने नाव को अपने पैर से तिरछी दिशा में दबाया, ये नाव किनारे पर आई और ये यहाँ पर किनारा है और बीच में क्या भरा हुआ है, पानी। अब आपको यहाँ से जंप करके यहाँ आना है तो क्या करोगे, नाव में बैठे हो तो नाव में ऐसे अपन ऐसे पर पैर रखा और आगे को कूदे, तो अपन ने पैर से कहां दबाया उसको, तो अपना जो अपन प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे तो हम प्रतिक्रिया से कहां पहुंचेंगे, आगे, और क्रिया से नाव कहां पहुंचेगी, इसलिए नाव पर थोड़ा सा क्या होगी, पीछे की ओर खिसक जाएगी। ठीक है ना। अगला हमारे पास आता है एग्जाम्पल तीसरा, बंदूक आदि से जब फायर करते हैं तो झटका गलता है। समझ गया ना आप, बंदूक आदि से फायर करने पर, याद रखना एक एग्जाम्पल और मैं जो बंदूक वाला दे रहा हूं, ये दोनों एग्जाम्पल, इनके आंसर संवेद संरक्षण नियम से भी दिए जा सकते हैं। मैं संवेद संरक्षण नियम समझाऊंगा तो वहां फिर से बताऊंगा इनको, है ना, वहां फिर आएंगे ये एग्जाम्पल। तो बंदूक से फायर करने पर, बंदूक से फायर करने पर क्या होता है, फायर करने पर पीछे की ओर झटका लगना। तो क्यों लगता है, क्योंकि गोली कारतूस आगे की ओर क्रिया प्राप्त करेगा तो फिर बंदूक को पीछे क्या मिलेगी, प्रतिक्रिया मिलेगी, इसलिए फिर बंदूक कहां झटका महसूस करेगी, पीछे की ओर। अब वो झटका किसको सहना है, जो चला रहा है उसको सहना है। ठीक है ना। अगला है, जैसे आप कुएं से पानी खींच रहे हैं और रस्सी टूट जाए तो हम पीछे गिर जाते हैं। ध्यान देना आप जरा, ये मान लीजिए कुआं है और इस कुआं में इस पाट पर मुंगेरी लाल खड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं, पानी खींच रहे हैं। क्या खींच रहे हैं, पानी खींच रहे हैं भाई साहब। ठीक है ना, हवा में खड़े अब ये पानी खींचने के लिए आपने देखा होगा बाल्टी पर को नीचे की ओर खींचती है। आपने किसी को पानी खींचते देखा, वो बैलेंस रहता है, रस्सी से रहता है ना, रस्सी के साथ ऐसे वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये बाल्टी को कहां खींचता है, बाहर, बाल्टी उसको कहां खींचती है, अंदर। समझ आ गई ना बात, ये रस्सी के द्वारा बाल्टी पर लगा रहा है क्रिया बल, ध्यान रखना क्रिया बल, और रस्सी बाल्टी क्या लगा रही है उस पर, प्रतिक्रिया बल। तो प्रतिक्रिया से बैलेंस है, और जैसे रस्सी टूटी तो कुआं में नहीं गिरेगा, क्योंकि प्रतिक्रिया खत्म हुई है, क्रिया खत्म थोड़ी हुई, खत्म क्या हुआ है, तो प्रतिक्रिया खत्म हो, अपनी क्रिया से कहां गिर जाएगा, जब तक रस्सी थी तो कहां खींच रहा था, कुएं में। अगर रस्सी ना टूटे तो कुएं में गिर जाएगा। जैसे मान लो ये बाल्टी बहुत भारी है और ये खींचे तो कहां चला जाएगा, और रस्सी टूट जाए, अंतर समझ में आ रहा है, तो कुएं में जाएगा उसकी प्रतिक्रिया से, बाहर फेंकेगा खुद की क्रिया से। तो यहाँ पर रस्सी टूटने से प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो प्रतिक्रिया बल से कहां गिर जाएगा, पीछे गिर जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुएं से पानी खींचते समय रस्सी टूटने पर खींचने वाला पीछे गिरता है क्यों, जबकि वो खिंचाव कहां महसूस करता है, अंदर, गिरता पीछे है। तो अपन क्या बोलेंगे इसमें, अपने क्रिया बल के कारण रस्सी टूटने पर प्रतिक्रिया क्या हो जाती है,
खत्म, प्रतिक्रिया खत्म, तो क्रिया बल के कारण क्या होता है? अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ध्यान से आंसर देना है ना। आपने भी ऐसा देखा होगा, रेत में चलने में परेशानी होती है, रेत हो कीचड़ हो, इनमें चलने में क्या होती है? तो बताओ रेत में चलने में परेशानी क्यों होती है? तब इसका आंसर देंगे, रेत में जब हम पैर धसाते हैं तो पैर क्या होता है? धस जाता है, जिस कारण में पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती। ये नहीं बोलेंगे नहीं मिलती है, कैसी नहीं मिलती है? पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती। तो पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त ना हो पाने के कारण हमें रेत में चलने में क्या होती है? हम क्रिया तो बहुत लगाते हैं लेकिन प्रतिक्रिया कम मिलती है, क्योंकि पैर क्या होता है उसमें, तो बहुत सारा फोर्स हमारा फ्रिक्शन में खत्म हो जाता है। रेत के और पैर के बीच में घर्षण बल काम करेगा, उसमें खर्च हो गया, तो हमें बल ज्यादा लगाना पड़ा और चल कम पा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन पूछे हैं कि रेत में चलने में परेशानी होती है क्यों? तो अपन को क्या बोलना है आंसर? जब रेत में चलते हैं तो पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, बहुत चिकने फर्श पर छोटे कदम रख के चलना पड़ता है, चलेगा? तुम्हारे घर में टाइल्स लगे हैं तो चलो थोड़ी देर को पानी डला है उस पर, तो कैसे चलते हो? ऐसे तो जाते, हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो आ रहा है, तुमने कहा आ रहा है तो आई गया, फिर समझ गया ना। तो क्या होता है उसमें, कैसे चलते हैं अपन बताओ? कहते हैं चिकने या भीगे हुए जो तल होते हैं, चिकने तल, उन पर छोटे कदम रख के चलते हैं। क्यों चलते हैं छोटे कदम रख के? पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए। आंसर क्या देना है? क्योंकि अगर आपने बड़े कदम रखे तो क्या होगा? पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त, तो पैर स्लिप हो जाएगा, तो पैर स्लिप होने से प्रतिक्रिया तो मिलेगी नहीं, क्योंकि प्रतिक्रिया के लिए पैर जमा होना चाहिए, पैर तो जमेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा? गिर जाओगे। तो चिकने फर्शों पर कैसे चलते हैं? छोटे कदम रख के चलते हैं। इससे क्या होता है? हमें पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो आप पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल, ये किसके हैं? हमारे क्रिया प्रतिक्रिया बल के। ठीक है, तो आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं लिफ्ट में इंसान का भार किस कदर बदलता है। आप में से कितने बच्चे लिफ्ट में बैठे हैं? बैठे अरे तो बैठने में क्या आएगा, बैठ गए? नहीं है, अरे भैया पैर दर्द कर रहे थे बैठ गए, उसमें क्या दिक्कत है? तो आप लोग गए होंगे और कहीं जहाँ नहीं जा, तब आप प्राय हॉस्पिटल में तो गई होगी। तो हॉस्पिटल में तो आजकल लिफ्ट लगी है, प्राइवेट हॉस्पिटल में। मॉल में जाओ तो मॉल में आपको लिफ्ट मिलेंगी, दो जगह तो क्लियर है कि जहाँ मिल रही है। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो, तुम्हारा वेट बदलता है, लेकिन कब? जब वो त्वरित गति कर रही हो। कौन सी गति कर रही हो? त्वरित गति। अगर वो एक समान गति कर रही है तो नहीं बदलता है, ये ध्यान रखना। मैं पूरी थ्योरी यहाँ पर बताने वाला हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको आया था परीक्षा में भी, लिफ्ट का आया था ना। तो देखें लिफ्ट में किस प्रकार भार कब बदलता है ना। तो लिफ्ट में हमारे भार में परिवर्तन, मैं इस बारे में बता रहा हूं आपको, और आपको इसकी पूरी थ्योरी आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद कर लेना है किस प्रकार से बदलता है। ठीक है ना। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रतिक्रिया नियम के अंदर बता रहा हूँ। ये भी किसके अंतर्गत आता है? प्रतिक्रिया नियम के अंतर्गत आती है ये चीज। ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो मैं बता रही हूँ आपने कभी फील लिफ्ट में तो करोगे नहीं, लेकिन एक जगह है जहां आपने इसको फील किया है। अभी हम आपको बताएंगे कहाँ। नाव में। हाँ, नाव सब ज्यादा करते हैं वो झूला होता है ना, हेडुल्ला। हाँ, उसमें आप सबसे ज्यादा इस चीज को फील कर सकते हो जब वो ऊपर जा रहा हो और जब वो नीचे आ रहा हो। जब नीचे आ रहा अच्छे मर गए थे। अब कितने बच्चे आप में से बैठे हैं उसमें? अब आप उस सीन को याद करें जब वो नीचे आता है। अभी आप याद करने में चक्कर आए लगेंगे कि नहीं है, बहुत खतरनाक अनुभव होता है। तो देखें लिफ्ट में, यदि लिफ्ट एक समान चाल से, चाल कहते हैं आप एक कदम यहाँ पर, चाल से
गति करे, गति करे तो भार में, तो हमारे भार में, तो लिफ्ट में स्थित, लिफ्ट में स्थित इंसान के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको जो याद रखना है, पहला सबसे पहला नियम क्या याद करना है, अगर लिफ्ट कैसी जा रही है, एक समान चाल है उसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा हमारे लिए। ऐसी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी इस लिफ्ट में। लेकिन कैसी होना चाहिए उसकी चाल, एक समान, एक समान। अब चाहे ऊपर आ रही हो चाहे नीचे, तो परीक्षा में ध्यान से देखना है लिखा क्या है। जैसे आप यहाँ से याद करके गए, मैंने आपको दो बातें बता दी कि बेटा अगर ऊपर जाए तो भार बढ़ता है और नीचे आए तो भार घटता है। हाँ, सर ने बताया ऊपर जाए तो बढ़ता है, नीचे आए तो घटता है। परीक्षा में आ गया एक लिफ्ट एक समान चाल से ऊपर जा रही है, बताओ इसमें बैठे इंसान के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो जल्दी दौड़ के लिख दिया, बढ़ेगा। परिवर्तन कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। क्यों नहीं होना है कोई परिवर्तन? क्लियर है ना बात? सारा लोचा काय का है, चाल का। अब हमारे पास आता है दूसरा, देखिए पॉइंट, यदि लिफ्ट त्वरित गति करे। कौन सी गति करे? त्वरित गति करे। अब त्वरित गति ये भी दो तरीके क्या होगा, अभी आपको बताते हैं। यदि लिफ्ट एक त्वरण से A लेस देन G से ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर गति करे, गति करे, तब भार बढ़ेगा। याद रहेगा आपको? बताओ बच्चों, भार कब बढ़ेगा? जब वह ए त्वरण से कहां गति करे, कितना भी हो। लेकिन एक कंडीशन मैंने यहाँ पर दे दी कि ए का मान अभी जी से कैसा है, छोटा है। ए का मान जी से कैसा है, अब जी के बराबर भी हो तो भी बढ़ेगा। तो मैं इस कंडीशन को अभी चलो यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। यहाँ पर चाहे ए का मान जी से बराबर हो या जी से छोटा हो, कैसा भी हो, मतलब त्वरण होना चाहिए। लेकिन चलो मैं जी की कंडीशन यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ए त्वरण से ऊपर की गति करे तो भार क्या होगा, बढ़ेगा। चाहे त्वरण ज्यादा हो चाहे त्वरण कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो आपको जैसे उसका अगर वह जी के बराबर त्वरण ऊपर जाए तो भार डबल हो जाएगा, और जी से 3 गुना त्वरण हो तो भार ट्रिपल हो जाएगा। तो जितना गुना होगा ना जी के तुलना में उतने गुना भार हो जाएगा। तो वो कंडीशन आपको नहीं चाहिए, अभी आप इतना याद करिए, ठीक है ना। अब आते हैं अगले, हमारे पास आता है यदि लिफ्ट एक त्वरण से क्या हो, ए लेस देन जी से नीचे की ओर गति करे, नीचे की ओर गति करे, तब भार क्या होगा, भार घटेगा, कम हो जाएगा। अगर लिफ्ट एक समान गति नहीं कर रही है, त्वरित गति कर रही है, मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, त्वरित गति कर रही है, तो फिर इंसान का भार क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए पृथ्वी पर उसका भार है mg, तो लिफ्ट में हो जाएगा mg प्लस ma, इतना हो जाएगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में हो जाएगा mg माइनस ma, इस कंडीशन में इतना हो जाएगा उसका भार। ये उसके भार का सूत्र होगा, कब, जब कहां जा रहा है, और ये कब का सूत्र है, जब कहां जा रहा है, ऊपर। जब ऊपर जाए तो ये वाला सूत्र लगेगा, नीचे आए तो ये वाला रहेगा। जी गुरुत्वीय त्वरण है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। लेकिन यदि ए बराबर जी हो जाए और वो नीचे आ रही हो, ए बराबर क्या हो जाए, ए बराबर क्या हो जाए, और वह कहां आ रही हो,
तो आप लोगों का भार शून्य हो जाएगा उसमें, और आप हवा में तैर जाओगे लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर आप क्या करोगे? हवा में तैर जाओगे, जमीन पर पैर नहीं रहेंगे, हवा में आ जाओगे। अगर लिफ्ट क्या हो रही है, अगर ए बराबर जी, ए बराबर जी, तथा लिफ्ट कहाँ आ रही है, तथा लिफ्ट नीचे आ रही है, तब इसमें ए बराबर जी रखो, एम की माइनस एम की, भार 0 हो जाएगा। तब भार क्या हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा, यानी कि इंसान भारहीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इंसान? कोई भार नहीं रहेगा उसमें, 0 हो जाएगा वेट। अब ध्यान से सुनना, इसी कंडीशन को ऐसा भी बोलते हैं, यदि कोई लिफ्ट स्वतंत्र रूप से नीचे आ रही हो, इसी को स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। जब कोई स्वतंत्र रूप से गिरती है ना चीज, इसका मतलब गुत्ती त्वरण के बराबर त्वरण से गिर रही है, इसी को बोला जाता है। तुम्हें परीक्षा में यही तो आया था, तो परीक्षा में आया था कि एक लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे आ रही है, तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार शून्य, भारहीन क्या हो जाएगा, भारहीन हो जाएगा। तुम्हें ये आया था परीक्षा में, अभी आया था ना, तो उसमें क्या लिखा था, स्वतंत्र रूप से। तो स्वतंत्र रूप से गिरना मतलब ए बराबर जी, गुत्ती त्वरण के बराबर त्वरण से गिर रही है। जैसे लिफ्ट आपने देखी हो, रस्सी बंधी होती है उसमें लोहे वाली, वो टूट जाए तो फिर वो नीचे गिरती है, और ऐसी घटनाएं घटती हैं, देखा आपने, ऐसी घटना घटती है। अगर रस्सी टूट गई लिफ्ट की तो 2 इंसान मर गए, तो वो जब वो गिरेगी तो किस तरह से गिरेगी, फिर ए बराबर जी स्वतंत्र रूप से गिर रही है वो, तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा, फिर वो नीचे आके टकराएगी, फिर इंसान टकराएगा। पहले कौन टकराएगी और फिर कौन टकराएगा, इंसान टकराएगा, क्योंकि इंसान तो उसमें हवा में आ गया ना। यदि ध्यान देना, यदि यदि ए ग्रेटर देन जी, अगर इतनी त्वरण से आ रही है, इतने त्वरण से आ रही है कि लिफ्ट का त्वरण गुत्ती त्वरण से ज्यादा है, तब इंसान उसकी ठाट में चिपक जाएगा। तब इंसान क्या होगा, लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा। समझ गया ना आप, माने फिर हवा में पहले, तो कहाँ चिपक जाए, और अगर बात टूट जाए तो बाहर निकल जाए। समझ गया ना, ये कब होगा, लेकिन तीनों कंडीशन जो है, ये 3 कंडीशन आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है ना, कि अगर नीचे आ रही है गुत्ती त्वरण के कम त्वरण से, तो फिर आपको लिखना है भार घटेगा, घटना तो हर हाल में है, और अगर वह गुत्ती त्वरण के बराबर त्वरण से आ रही है तो भारहीन हो जाएगा, और अगर गुत्ती त्वरण से ज्यादा त्वरण से आ रही है तो इंसान जाकर के लिफ्ट की छत से चिपक जाएगा। समझ आ गई ना बात। तो ये हमारे पास है वो कंडीशन, लिफ्ट में हमारे भार में किस टाइप से परिवर्तन होता है उसके बारे में सबकी समझ में आ गई ना बात। अब आपको कोई भी आए इसमें से तो ध्यान रखना। और ऐसा होता है जब वो झूला नीचे की ओर आता है, जिसको अपना हड़ोलना बोलते हैं, हड़ोलना वाला झूला कहाँ आता है, नीचे, तब हमारा भार घटता है, और इसलिए हम उसको जोर से पकड़ने लगते हैं कि इसको नहीं उड़ जाए, सीट निकल जाए, सीट कहाँ चली जाए। और फिर उसमें लगती है जड़त्व का नियम, ग्रेविटी। तो हमारा जो भोजन है ना वो हवा में आ जाता है, इसलिए फिर वोमिटिंग करते हैं, उल्टियां करते हैं ना लोग, है ना। आप बैठे हो 40 रुपए देगी ऊपर वाले का तो बहुत सामान्य सी बात है। अगर कोई भोजन वोजन करके बैठा है ना, पहला बैठा है पहली बार, और झूला तेजी से कहाँ आ रहा है, नीचे, तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया ऑफ मोशन, बॉडी मोशन में है और भोजन थोड़ा सा स्टेबल रह गया, तो भोजन आहार नाल में ऊपर चढ़ने लगता है, फिर आहार नाल में लौटा, बाल्ब खुला, समझ आ गया ना बात। तो इसलिए फिर उसमें वोमिटिंग हो लेती है, और बाकी सब आप समझदार हो। तो ये हमारे पास इसमें है। तो लिफ्ट में अगर भार का अगर कोई प्रश्न है आपको परीक्षा में ऐसा आ जाता है, तो मेरी समझ से आप उसको बता पाएंगे, है ना, नहीं बता पाएंगे, इतनी कंडीशन आपको आते हैं। अगला आता है हमारे पास बच्चों
संवेग संरक्षण का नियम, काय का नियम, इसका पूरा नाम है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है ना, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, रैखिक संवेग संरक्षण का नियम, जिसको हम केवल संवेग संरक्षण का नियम बोल देते हैं, एक्चुअली वो हम रैखिक संवेग संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं ना। ये नियम कहता है यदि किसी निकाय पर, निकाय का मतलब यहाँ पर है मोर देन वन, एक अकेला तो होगा नहीं क्योंकि एक बल लगाने वाला होगा, एक पर बल लगेगा, या दो आपस में कोई क्रिया कर रहे होंगे। ठीक है ना, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल, बाहर को कोई फोर्स नहीं लगाना है, वो आपस में लगा रहे हो तो चलेगा, लेकिन बाहर से नहीं लगाना चाहिए। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। जो प्रारंभ में रहेगा वही अंत में। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। देखो कंजर्वेशन लॉ होते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज, समझ गया ना, बहुत सारे होते हैं। तो ये है को कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। एक और आपको पेपर में आया था कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, पेपर में कौन सा आया था, एनर्जी। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि यदि F जीरो हो, F क्या हो, जीरो हो, देन डेल्टा P जीरो होगा, ये कहता है। यदि बाह्य बल शून्य है, शब्दों में क्या बोलना है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तब उस निकाय का रैखिक संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। इसको बोलते हैं रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। क्या बोल रहा है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तब उसका रैखिक संवेग कैसा रहता है, संरक्षित रहता है, अर्थात बदलता नहीं है। इसको प्रूफ देखें, प्रमाण, 2 लाइन में इसका प्रमाण आपको मिलेगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या बोलता है बताओ, न्यूटन के द्वितीय नियम से ये बोलता है आपसे F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो यदि F का मान 0 हो, संवेग संरक्षण नियम कब लगता है, F0, F0 इंप्लाइज दैट, इसके बराबर 0 कर दो, डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर 0, इंप्लाइज डेल्टा T का गुणा कर दो, तो डेल्टा P बराबर आएगा 0 इंटू डेल्टा T। तो यहां से डेल्टा P इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसका मतलब है संवेग में परिवर्तन क्या है, 0। तो मैं इसी को लिख सकता हूं, अर्थात P बराबर नियतांक, इसी को ऐसा लिखते हैं। संवेग में परिवर्तन शून्य है मतलब संवेग नियत है, किसी चीज में परिवर्तन शून्य है मतलब वो क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो जी हमारा प्रूफ है, इतना ही प्रूफ आपको कर देना है, संवेग संरक्षण के नियम में आ गया तो ठीक है। तो जब भी आएगा तो साथ में बोलते हैं कि इसको प्रूफ कीजिए। तो प्रूफ करने के लिए न्यूटन का दूसरा नियम लेकर के F0 करके डेल्टा P 0, फिर नीचे लिख देना P बराबर नियतांक, इसको 0 लिख देना, डेल्टा P बराबर 0, तो P बराबर नियतांक। इसका मतलब है संवेग में परिवर्तन शून्य है, इसका मतलब है संवेग बदला नहीं, अर्थात संवेग नियत है। समझ आएगी ना बात। तो यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगे तो उसका रेखीय संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो ये कहलाता है संवेग संरक्षण का नियम।